सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम कक्षा 6वीं का विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। पाठ 2। सभी अपनी बुक्स खोल लीजिए, ध्यान से देखिए। सभी से थोड़ा निवेदन है कि आप जब भी हमारा वीडियो देखें, अध्ययन करने के लिए, बैठने के लिए, समझने के लिए चालू करें, उसके पहले आप 2 या 3 बार इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। फिर आप हमारे सामने वीडियो चालू करके आपके सामने मोबाइल रखिए और आप समझिए। तो हम चालू करते हैं। पाठ 2, आवास और निवास। आवास शब्द का अर्थ है रहना, निवास करना, किसी जगह पे रहना, निवास करना, आवास। अर्थात किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता, उसका आवास कहलाता है। वह स्थान जहां किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती है, वह उसका आवास है। अनुकूल दशाएं जैसे आपका घर है, वहां पानी, बरसात में आपको पानी अंदर नहीं आएगा, ठंड के मौसम में ठंड से बचाव होगा, गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाव होगा, तो इसी को आवास कहते हैं। वह उसका आवास कहलाता है। किसी भी जीव का आवास उस जीव को भोजन तथा रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। आवास के प्रकार कितने होते हैं? किसी तालाब के समीप जाएं, तालाब में रहने वाले और उनके आसपास के सभी जंतुओं एवं पौधों की सूची बनाएं, जिसके उसके क्रियाकलाप का अवलोकन करें। जीवधारियों से उनके वास स्थान एवं क्रियाकलापों की तुलना कीजिए। क्या निष्कर्ष निकलता है? आपने जाना कि कुछ जंतु जल में रहते हैं, जैसे मछली, बतख आदि दोनों स्थान पर रहते हैं। जैसे मेंढक कुछ आकाश में उड़ते हैं, जैसे पक्षी, तथा कुछ भूमि में रहते हैं, जैसे मनुष्य, भैंस आदि। आवास तालाब, जंगल, समुद्र, मैदानी भाग व रेगिस्तान आदि प्रकार के होते हैं। रेगिस्तान में भी होता है, जल में भी, जल के जो जीवचर होते हैं उनके लिए जल में आवास होता है। थल के जो जीवचर होते हैं थल में आवास होता है। आवास के आधार पर सजीवों के प्रकार। स्थल, भूमि पर रहने वाले जीव जंतु स्थलीय जीव जंतु कहलाते हैं। स्थल पर उगने वाले पेड़ पौधे स्थलीय पेड़ पौधे कहलाते हैं। जल में रहने वाले जीव जंतु जलीय जीव और जलीय पेड़ पौधे कहलाते हैं। और जो जीव जंतु स्थल पर रहते हुए वन में रहते हैं, वन्य जीव या वन्य जंतु कहलाते हैं। वन में उगने वाले पेड़ पौधे वन्य पेड़ पौधे कहलाते हैं। समुद्र में रहने वाले जीव जंतु समुद्र जीव कहलाते हैं। जैसे वह आपकी कोई छोटी मोटी नदी या तालाब में नहीं रहती, बहुत बड़ी मछली होती है, डाल्फिन आदि समुद्र जीव हैं। बड़े बड़े जीव, आपने बहुत सारे जीवों को नाम सुना होगा समुद्र जीवों का। शब्द का अनुकूलन शब्द का अर्थ है वातावरण के अनुसार, वातावरण में ढल जाए। परिवेश की बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। परिवेश, पेज नंबर 13 पर। प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशा सहायक होती है। इन्हीं उपयुक्त दशाओं द्वारा पर्यावरण अनुसार जीवधारियों में शरीर को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे अनुकूलन है। दूसरे शब्दों में, जो विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे अनुकूलन के हिसाब से रहते हैं। जहां पर परिवेश जैसा होता है, जीवों की शारीरिक रचना भी वैसी ही होती जाती है।
मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले की शारीरिक संरचना समुद्र तट पर रहने वाले की शारीरिक संरचना से भिन्न होती है। इसी कारण जंगल में रहने वाला सूअर भी शहर में रहने वाले सूअर से भिन्न होता है। जंगल में रहने वाला सूअर और शहर में रहने वाला सूअर दोनों में काफी बदलाव होते हैं। काफी पहाड़ों पर ठंड होती है, इसलिए वहां के पशु याक बकरी के शरीर पर बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, जो उनके शरीर को ठंड से बचाते हैं, बचाव करते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी के कारण पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। आपने रेगिस्तान में देखा होगा, कैक्टस वगैरह बड़े बड़े पौधे देखे होंगे, नागफनी, है ना, ये सब पौधे कांटे हो जाते हैं उनकी पत्तियों में, पानी की कमी। रेगिस्तान में सभी पौधे पानी की कमी के कारण पत्तियों में रूपांतरित हो जाते हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे नागफनी, कमल पानी में उगता है, उसकी जड़ें तालाब की तली से चिपक जाती है और इसकी पत्तियों व तने पर पानी का कोई असर नहीं होता है। जलीय परिवेश, जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं, उसके ऊपर सल्क पाए जाते हैं, आपने देखे होंगे सल्क छोटे छोटे। इसमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं होती, जैसे जलग्लोब होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखी तथा चपटे पंख होते हैं। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनके कारण वे जल में निवास कर पाते हैं। अब पहाड़ी में क्या होता है? जलीय परिवेश की बात की, अब पहाड़ी परिवेश। पहाड़ी, यदि आप पर्वतीय स्थलों पर उगने वाले गए होंगे तो देखा होगा कि वहां की मिट्टी, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मैदानी भागों अथवा मरुस्थलों के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से भिन्न होते हैं। यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी होती है। पहाड़ों पर आप जितने ऊपर जाते हैं उतनी अधिक ठंड मिलेगी तथा बर्फ पड़ती मिलेगी। इसी कारण यहाँ के पशुओं की त्वचा मोटी होती है। यहाँ की जो पशु होते हैं उनकी त्वचा मोटी होती है पहाड़ी परिवेश में, जहाँ ठंड ज्यादा होती है, तथा उनके शरीर पर बाल होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। ध्रुवीय भालू या तथा तेंदुए इसके उदाहरण हैं। पहाड़ी भेड़ बकरियों के खुर उसे ढाल वाली चट्टानों तथा पहाड़ियों पर चलने में ढलान वाली होती है, उस पर चलने में बहुत सहायता करते हैं, उसको पंजे में। पहाड़ों पर उगने वाले पेड़ शंकुआकार होते हैं। शंकुआकार मतलब शंकु, आपने देखा होगा शंकु, इस प्रकार शंकुआकार, शंकु ऐसे पेड़ भी देखे होते हैं शंकु के आकार है, शंकु आकार। उनमें टहनियां नहीं होती या फिर ये नीचे की ओर झुकी होती है ताकि बर्फ पड़ने पर वह बर्फ पत्तियों पर रुक न सके और उन्हें किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। चीड़ और देवदार के पेड़ इसके उदाहरण है। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहां का परिवेश बदलता जाएगा और ऊंचाइयों पर जीवों के अनुकूलन की क्रिया भी उसी के अनुरूप बदलती चली जाएगी। मरुस्थल, रेगिस्तान या रेतीली स्थान का पर्यावरण। समुद्री परिवेश, समुद्री आवास में अनेक जीव हैं जैसे मगरमच्छ, हेल तथा समुद्र तट पर केजुराइन के वृक्ष आदि। यहाँ हम जल में रहने वाली मछलियों
विषय में अध्ययन करेंगे कि ये किस प्रकार जलीय परिवेश में अनुकूलन करती है। मछली जल में रहने वाला जंतु है। यह जल में अपने गीलों द्वारा सांस लेती है। अपने जो गीले होते हैं उसके द्वारा मछली सांस लेती है। इसकी आंखों पर एक झिल्ली का पर्दा होता है जो पारदर्शी होता है। इससे मछली बाहर देख सकती है, लेकिन पानी इसकी आंखों में नहीं जा सकता। इसका शरीर चपटा तथा आगे से नुकीला होता है, नाव के आकार, तथा पिछले हिस्से में पूंछ पर भी पंख होते हैं। इसका शरीर धारा रेखीय होता है जो इसे जल में तैरने में सहायक होता है। इसके शरीर पर और भी बहुत से सर्प होते हैं जो इसे जल के आवास के अनुकूल बनाते हैं। इस प्रकार मछली का शरीर बनावट इसे जल में रहने, तैरने तथा देखने में उसके पूर्णतः अनुरूप होता है। यह होती है। शब्द ज्ञान में समुद्र में रहने वाले जीव जंतु तथा पौधे उसको बोलते हैं समुद्री। मरुस्थल परिवेश, मरुस्थल गर्म प्रदेश होते हैं। यहाँ दिन के समय अधिक गर्मी, दिन बहुत ज्यादा गर्मी और बारिश नहीं या कम मात्रा के कारण यहाँ पानी का भी अभाव होता है। इसलिए यहाँ के पौधे में पत्तियों या तो कांटों में बदल जाती है या बहुत छोटी होती है, या पत्तियां छोटी होती है, बड़ी पत्तियां होती है, 2 कांटों में बदल जाती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन में पानी की कम मात्रा निकलती है। जैसे नागमणि, कैक्टस आदि आपने ये देखा होगा। आपका चैप्टर है, उस चैप्टर में आपने ये चित्र देखा होगा मरुस्थलीय परिवेश के नीचे ये कैक्टस का। ये वहां का जंतु है ऊंट, है ना, वहां की चूहे, वहां के सांप, उसके बारे में। ऊंट को रेगिस्तान का जहां कहा जाता है। रेगिस्तान का जहां, जहां शब्द से आप समझोगे पानी में चलने वाला जहां, रेत में चलने वाला जहां, क्योंकि ऊंट ने रेगिस्तान के अनुरूप अपने आप को अनुकूल बना रखा है। इसका कुबड़ चर्बी का भंडार होता है। आपने देखिए बीच में कुबड़ होती है ऊंट में, कुबड़ निकलती है। तो ये जो कुबड़ होती है, इस कुबड़ में भरपूर मात्रा में भोजन होता है जो लंबी यात्रा में शक्ति देता है। इसके लंबे पैर इसके शरीर को धरती की गर्मी से बचाते हैं। इसके लंबे लंबे पैर होते हैं जो इसकी शरीर, जो धरती की जो गर्मी होती है, गर्म होता है, बहुत रेतीला प्रदेश होता है रेगिस्तान, बहुत ज्यादा गर्म। अपने रेत देखी हुई बाहर बड़ी गर्मी के दिनों में हम पाँव तो उसको कितनी गर्म होती है, वहां तो रेत ही रेत है, तो उनको कितनी लगती होगी। लेकिन ऊंट के पाँव इतने लंबे होते हैं और उसके नीचे जो बना होता है वो भाग से उसको गर्म नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? इसके पैरों के तलवे चौड़े हैं। इसके पैरों के तलवे होते हैं, चौड़े होते हैं और गतिदार, जो रेगिस्तान की रेत में दौड़ने में अनुकूल होते हैं। इसकी मोटी खाल पानी की कमी में सहायक की भूमिका अदा करती है। शब्द ज्ञान में जलीय, जल में रहने वाले जीव जंतु या पौधे। वायु परिवेश, पक्षियों का शरीर वायु वातावरण के अनुकूल होता है, हवा में उड़ने लायक। कैसे? इसके शरीर का आकार नौकाकार या धारा रेखीय होता है। नौकाकार होता है या धारा रेखीय। क्या आप जानते हैं इसके अग्रपाद ही पंखों के रूपांतरित होते हैं। अग्रपाद मतलब आगे के जो हाथ होते हैं, जैसे हाथ है तो उनके हाथ की जगह उनके पंख, जो उड़ने में सहायक होते हैं। इसकी अस्थियां खोखली तथा वायु से भरी होती है। इनकी जो अस्थियां होती है वो खोखली होती है और वायु से भरी होती है, जिससे
इनका शरीर हल्का हो जाता है, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायुकोश में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे तोता, कबूतर, गोरैया आदि। शब्द क्या है? शंकुआकार, शंकु के आकार का, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया। अपने चारों ओर पाए जाने वाले उड़ने वाले पक्षियों पर ध्यान दें। क्या आप जानते हैं यह कैसे उड़ते हैं? आपने देखा होगा एरोप्लेन जैसा होता है, पक्षी भी एक एरोप्लेन जैसा होता है, एरोप्लेन भी उसी मॉडल पे बना हुआ है। उड़ने की गतियों में सूक्ष्म अवलोकन करें, क्या देखते हैं? यह उड़ने के पूर्व शरीर फुलाकर पंख फैलाते हैं, शरीर को फुला देते हैं और पंख फैलाते हैं। निश्चित दिशा में ऊपर, दाएं अथवा बाएं उड़ान भरते हैं। निश्चित दिशा रहती है इनकी, दाएं और बाएं की तरफ उड़ान भरते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों। आज हमारा सेकेंड पार्ट कक्षा 6वीं का चैप्टर समाप्त हुआ है। आप क्वेश्चन आंसर अभी हम आपके व्हाट्सएप पर पहुंचा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा और पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।